नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रामनिवास स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फ्यूचर कोचिंग में। तो आइए बच्चों, आज की क्लास के शुरुआत पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको लिखा दिख रहा होगा बोर्ड पर कि पार्ट हमारा कौन सा चल रहा है, थिंक की वीडियो है। वो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो धातु है उस धातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं, धातु किस तरीके से किससे क्रिया करती है। तो 4 हम इसके रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज जो हमारा है वो 5वां रासायनिक गुण है और जिसका 5वें रासायनिक गुण की बात कर रहे हैं। तो क्या पढ़ना है आज की वीडियो में, धातु ऑक्साइड की जल से क्रिया। ठीक है, क्या पढ़ना है, धातु ऑक्साइड की जल से क्रिया। तो धातु ऑक्साइड की जल से क्रिया करानी है तो पहले आपको बताना चाहूंगा कि धातु ऑक्साइड होते क्या है। ठीक है, तो इधर हम थोड़ा समझ लेते हैं पहले। देखिए, कोई भी मेटल है, मेटल मतलब धातु, और जब वो धातु किसी भी वायु के साथ जलाई जाती है या फिर ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं, या यूं बोलेंगे कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो हमें क्या प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड का रूप प्राप्त होता है। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे इसका। जैसे मेरे पास क्या है, सोडियम धातु है, सोडियम पता है इट इज द मोस्ट रिएक्टेबल मेटल। तो यहाँ पर सोडियम की क्रिया किससे करा देंगे, ऑक्सीजन से। जैसे ही सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है या सोडियम वायु में जब जलाया जाता है तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड का रूप धारण कर लेगा इस तरीके से। तो आज हम यही चीज पढ़ेंगे। अब चाहे यहाँ सोडियम सही, चाहे मैग्नीशियम सही, चाहे कॉपर सही, तो ये जितनी भी चीजें रहेंगी वो ऑक्सीजन से क्रिया करके आपका क्या बना लेती है, धातु ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब जब धातु ऑक्साइड जो बन चुकी होती हैं तो अब बस मुझे यही पढ़ना है कि जो धातु ऑक्साइड हैं, इन धातु ऑक्साइड की किससे क्रिया करानी है, यहाँ पर जल से। तो आप समझ चुके होंगे कि हमको क्या लेना, इस तरीके की जितनी भी धातु ऑक्साइड बनती है वो धातु ऑक्साइड क्या करती हैं, जल से क्रिया करके क्या बनाती हैं। तो मुझे कोई भी चीज यहाँ रटनी नहीं है, क्योंकि रटा हुआ 2 दिन 4 दिन याद रहेगा, हमेशा के लिए याद नहीं रहता। हम काम वो करेंगे जो हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाए। तो चलिएगा देखेंगे कि धातु ऑक्साइड, मान लिया मैंने वही धातु ऑक्साइड ले लिया कि जो हमारे पास यहाँ अभी बनाया मैंने, सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड की हम किससे क्रिया करेंगे, जल से। तो जैसे ही आप सोडियम ऑक्साइड को लेते हैं और आप इसकी क्रिया किससे करते हैं, जल से। आप सभी बच्चों को पता होगा कि जल का सूत्र क्या होता है, H2O। जब इससे ये क्रिया करेगा तो यहां से क्या बनेगा। अब यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है कि किस तरीके से यहाँ पर हम जल से क्रिया करेंगे और कहाँ से क्रिया कैसे होती है। कुछ बच्चों के तो दिमाग से यही आउट होगा कि भाई ये क्रिया करता है तो क्यों करता है। देखिएगा, जब भी क्रिया करेगा कोई भी धातु हो, कोई भी मेटल हो, कहने का मतलब चाहे वो अम्ल से क्रिया कर रहा हो, चाहे फिर आपके धातु ऑक्साइड से क्रिया कर रहा हो, है ना, XYZ किसी से अगर क्रिया करता है तो किसी नई चीज का सृजन जब भी होना संभव है जब कोई पुरानी चीज टूटेगी। पुरानी चीज जब तक नहीं बिखरेगी, पुरानी चीज जब तक नष्ट नहीं होगी, तब तक आप किसी नए चीज का सृजन या फिर नई चीज को नहीं बना सकते। क्लियर है इतना? ठीक है, तो हम बात भी यही करेंगे कि भाई जब तक हम इनमें से किसी को तोड़ेंगे नहीं तब तक कोई नई चीज बनेगी नहीं। जब हम इसमें से तोड़ देंगे तभी जाकर के वो दूसरी के साथ क्रिया कर पाएगी। चलिए अब देखेंगे कि इसमें क्या बन के तैयार होता है, उसको जानेंगे। तो यहाँ देखिएगा, इस तरीके से ये है मेरे पास, और थोड़ा मैं इसको डिटेल में यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ Na कितने हैं, 2। ये दोनों किससे जुड़े हैं, O से। ठीक है, तो ऑक्सीजन परमाणु से ये दोनों Na जुड़े हैं और इस प्रकार से सोडियम ऑक्साइड का एक अणु बना है। बात को समझना ध्यान से। अब यहाँ पे आपको H2O दिख रहा है, तो H2 का मतलब होता है H1O1H। मतलब इस H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं और इस सोडियम ऑक्साइड को ऐसे लिख सकते हैं। जब ये रिएक्शन करेंगे आपस में, जब ये क्रिया करेंगी तो फिर क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, जवाब दो, कोई भी बोलो, क्या बनाओगे। जब ये H2 से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, इस कंडीशन में धातु ऑक्साइड बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, जल। तो 2 चीजें यहां पर आपको प्राप्त होने वाली हैं। अब धातु ऑक्साइड बना,
ठीक है, तो धातु ऑक्साइड बनेगा और जल, तो जल कैसे बना दिया हमने, तो ये तो गलती कर दी। जल से ही क्रिया हो रही है तो क्या जल फ्री बनेगा, बताओ। जब जल से क्रिया हो रही है तो क्या जल फिर से बनेगा, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहां से देखो ये सोडियम है, ये टूट जाएगा, ठीक है, और यहां से ये भी सोडियम टूट सकता है, लेकिन बनेगा क्या, जैसे ही जल से क्रिया करेगा तो यहाँ पर सोडियम और ऑक्सीजन जो ये दिया गया है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH। देखो यहां से ये टूटेगा, यहां से ये टूटेगा, यहां से ये भी टूटेगा, तो आपको यहां पे क्या मिल रहा है, देखो एक O, वहां से OH, यहां से H, तो यहां क्या बनेगा कुल मिलाकर के, बताओ। अब दोनों कंडीशन में देखो यहां क्या बनने वाला है, क्या बनेगा, ना धातु ऑक्साइड बनेगा और ना ही जल बनेगा, क्योंकि जिस चीज से आप क्रिया करा रहे हो वही चीज फिर बना दोगे तो फायदा क्या है। तो इसमें क्या बनने वाला है, इसमें सिंपल सा आपका हाइड्रो ऑक्साइड का रूप धारण करेगी कोई भी धातु, ठीक है, यानी कि क्षार बोल सकते हो एक प्रकार का, यानी कि यहाँ जो बनेगा वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, तो NaOH, क्योंकि मैंने यहाँ से देखो ये तोड़ दिया और ये तोड़ देने के बाद में यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, OH आएंगे, और ये OH किसके साथ जुड़ेगा, सोडियम के साथ, ठीक है। तो अब हमको क्रिया किससे करानी है, हमने फार्मूला बनाने की आपको विधि सिखा रखी है और वो देखेंगे विधि क्या है। तो यहाँ पर सोडियम और एक हमारा क्या है उधर से, यहाँ से जो OH निकलेगा वो इसकी प्लस और इसकी माइनस आपस में कट देंगे बराबर, सूत्र बन गया NaOH। तो यहाँ जो बना है मेरा वो क्या बना, NaOH। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, क्या इस बैलेंस है, एक बार इसको चेक कर लीजिए, बैलेंस है क्या बताइए। तो जो बैलेंस नहीं है फिर क्या करें, 2 से गुणा कर दें, तो जब 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताना, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हुआ, कैसे बैलेंस करोगे इसके लिए बताओ। Na2 हो गया, उधर Na2 तो बराबर हो गया, लेकिन O की संख्या कितनी हो रही है, 2, तो यहां पर भी देख रहे हो कितनी हो रही है, 2, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2, तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2, सही है। तो इस तरीके से जो हमारी समीकरण है वो बैलेंस है। तो अब हमको क्या पता चला इससे, अब हमें ये चीज समझ में आ गई कि भाई जब कोई भी धातु ऑक्साइड दिया है यदि वो जल से क्रिया करता है तो वो क्या बनाता है, धातु हाइड्रो ऑक्साइड या फिर क्षार का निर्माण करती है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया। अब इसकी हम डेफिनेशन बताओ क्या दे सकते हैं कि कोई भी क्या होता है, जब प्रश्न से पूछा जाता है कि क्या होता है जब धातु ऑक्साइड जल से क्रिया करता है ना, या निम्न समीकरण को पूर्ण कीजिए, इतनी समीकरण आपको बोर्ड में दे देगा और आगे की समीकरण आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये चीजें हम लोगों के माइंड में होनी चाहिए कि धातु ऑक्साइड अगर क्रिया कर रहा है तो वो किससे कर रहा है, और जिससे कर रहा है तो उससे करने के बाद बनेगा क्या, वो भी देखना तो पड़ेगा। तो बिल्कुल हलवा तो है नहीं, थोड़ा सा हमें इस चीज पे कंसल्ट करना होगा कि भाई ये चीजें पढ़नी होंगी और ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई धातु है वो एसिड से क्रिया करेगा तो क्या बनता है ना, धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है, धातु ऑक्साइड जल से क्रिया करता है तो क्या होता है, धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करता है तो क्या होता है। तो इतनी बातें तो मुझे पता होनी चाहिए, तभी जाकर के इन चीजों को हम लोग कर पाएंगे। थोड़ा सा टफ लगता है ये चैप्टर, बट इतना टफ नहीं है अगर चीजों को समझ रहे हो सेकेंड से भाई, तो एक चैप्टर भी सबसे सरल माना जाएगा, सबसे ज्यादा सरल ये चैप्टर हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेटल जो धातु रहती है हमारी वो क्या करता है, जल में घुल करके क्या करता है, या जल के साथ क्रिया करके क्या करता है, धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है, ठीक है। क्या बनाएगी, धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो बताओ मुझे इसके लिखने की कोई आवश्यकता है, अब आप खुद इस चीज को लिख सकते हो कि क्या होता है जब धातु ऑक्साइड की क्रिया जल से की जाती है। तो यहां लिख दोगे कि जब धातु ऑक्साइड जल से क्रिया करता है या जल में घुलता है तो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। धातु ऑक्साइड की क्रिया किससे हुई, जल से। अब जैसे ही धातु ऑक्साइड जल से क्रिया किया तो क्या बना लिया, धातु हाइड्रोक्साइड
ऑक्साइड। ठीक है, धातु हाइड्रोक्साइड मिलेगा हमारे लिए। इस चीज को समझ ली ध्यान से। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखें। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल आप खुद करके दिखाएंगे, क्योंकि एक एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझ पाएंगे, 2-3 जब तक करेंगे नहीं इसके तो समझ। देखिए पोटेशियम ऑक्साइड ले लिया, पोटेशियम ऑक्साइड की जल से क्रिया करा दीजिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया, आप इसकी क्रिया जल से करा दीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो हाइड्रोजन से ऊपर है, ध्यान यही रखना, जो हाइड्रोजन से ऊपर है ऐसी ही धातु का धातु ऑक्साइड लेना है। अब हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी आपको खूब पता है, बताओ हाइड्रोजन से ऊपर कौन कौन से आते थे एलिमेंट? हाइड्रोजन की सक्रियता श्रेणी को आपने पढ़ा था, ध्यान है? तो बताओ हाइड्रोजन की सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर कौन कौन रहता था? बताओ। देखो सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, है ना, और क्या था? जिंक था, और कैल्शियम था, मैग्नीशियम था, पीवी था, एल्युमिनियम था, है ना, और Fe आयरन था। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हमारी हाइड्रोजन से ऊपर थी। आप इनमें से मतलब हाइड्रोजन से ऊपर वाली ये किसी भी धातु की अगर बात करते हो, इसके साथ में आप इन धातु का ऑक्साइड ले सकते हो जल से क्रिया कराने के लिए। ठीक है, तो आप मैग्नीशियम ऑक्साइड मैंने लिख दिया, आप यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लिख लेते हो, ये लो कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिया। इसके अलावा आप जिंक ऑक्साइड लिख सकते हो, इससे आप क्रिया करा सकते हो। इसके अलावा आप जो है किसको ले सकते हो? एल्युमिनियम को ले सकते हो। एल्युमिनियम ऑक्साइड की जल से क्रिया करा सकते हो। अब यहां करना है क्या? देखो इसकी जब आप क्रिया करोगे तो भाई इसको पता तो चल गया कि धातु ऑक्साइड की जल से क्रिया करने पे क्या होता है। तो क्या होता है? धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अब कैसे होता है? ये पहला उदाहरण, फिर बहुत सारे उदाहरण मैंने दे दिया। तो यहां से देखेंगे, जैसे इसमें से हम O हटा देंगे, अब यहां से O हटाएंगे, यहां से क्या आएगा? यहां से OH निकलेगा। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया था इसके नीचे, तो वहां पर हमने कहा था कि जल के लिए आप 2 आयनों में तोड़ दो। क्यों? क्योंकि जल जो होता है ना वो आयनिक यौगिक है। कैसा यौगिक होता है? आयनिक। आयनिक का मतलब है उसमें धनावेश भी बनेगा, उसमें ऋण आवेश भी बनेगा। जब धनावेशित यौगिक मतलब आयनिक यौगिक है, जैसे ये देखिएगा H2O है, अगर इसको मैं संरचना सूत्र बना दूं इसका, तो ये बनेगा H और इधर से OH एक भी होगा। यहां से जब टूटेगा तो ये माइनस और ये धनात्मक, इस तरीके से ये आयनिक यौगिक कहलाएगा, क्योंकि वो आयनों में टूट जाएगा और आयनों में टूटेगा तभी फिर इधर क्रिया होगी। तो क्रिया कौन सी किससे होगी वो यहां देखेंगे। उसमें का जो OH निकलेगा इसमें से, जल में से, और यहां से जो पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज और OH के ऊपर मैंने उधर क्या लिखा है? माइनस चार्ज। तो माइनस वाला ही तो प्लस के साथ जुड़ेगा। तो इसका मतलब है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। दूसरी चीज कुछ और बनेगा तो बोलेंगे दही बनेगा। बाद बाकी बैलेंस कर लीजिए, कितना बैलेंस कैसे करना है। देखो K2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो पहले तो अधातुओं को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन एक प्रकार की गैस होती है और हम पहले हाइड्रोजन को ही बैलेंस करेंगे, या फिर आप ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर सकते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो इधर 1 है, तो हम इधर क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। तो इधर दोनों को मिला के देखना है, 2 ऑक्सीजन, तो उधर भी हो गया 2 ऑक्सीजन। K2 था, 2K हो गया, ऑक्सीजन देखो 2 हो गया, और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 2, तो उधर भी हो गया 2। तो इस तरीके से ये बैलेंस हुई। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर भी क्या होगा? फिर से इसको तोड़ेंगे, बार बार वही चीजें आएंगी। अब हर बार इतना टाइम नहीं लेंगे। तो OH क्रिया किससे करेगा? मैग्नीशियम से। तो यहाँ क्या बनेगा? Mg के बाद में OH, क्योंकि Mg की वैलेंसी होती है 2, और मैंने बताया था कि जब एक साथ में 2 परमाणु होती हैं तो उसको ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है। जैसे ये 2 हो गए परमाणु O और H, इसको ब्रैकेट के अंदर, और इस Mg की जो वैलेंसी थी वो ब्रैकेट के अंदर लिख करके OH के बाहर 2 लिखेंगे, इसको बोलेंगे होल ट्वाइस। तो ये हो गया MgOH का होल ट्वाइस, यानी इसको पढ़ेंगे क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो इस तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। और यहाँ पर देख सकते हो ये बैलेंस भी है ऑलरेडी।
क्यों? क्योंकि O के नीचे देखिए 2 लगा है, इसका मतलब O भी 2 है, और हाइड्रोजन के नीचे भी 2 लगा है, इसका मतलब हाइड्रोजन भी 2 है, और आप मैग्नीशियम 1 देख पा रहे हो तो इधर भी मैग्नीशियम 1 ही है। तो ये ऑलरेडी पहले से बैलेंस है, इसकी कोई आवश्यकता बैलेंस करने की नहीं है। इधर देखेंगे आपके पास कैल्शियम मिलेगा, और कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया किससे हो रही है? जल से। तो सेम तरीके से कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2, और OH यहां से निकलेगा, उसकी वैलेंसी होती है 1। तो कैल्शियम के नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा? कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा, तो 1 को नहीं लिखेंगे, बट कैल्शियम की वैलेंसी OH के नीचे जाएगी, और O और H उसमें 2 आपके परमाणु दिख रहे हैं, तो 2 परमाणु होने पर क्या करेंगे? उनको दोनों को ब्रैकेट में बंद करेंगे, और यहां से क्या बन जाएगा? OH के भार में 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये भी बैलेंस है। आगे आओगे तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा। अच्छा, जिंक ऑक्साइड के साथ में जब ये क्रिया करेगा तो जिंक की भी वैलेंसी 2 रखेगा, होती है ना इसके ऊपर, तो जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस ही बनेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जिंक की वैलेंसी 2, और यहां से OH की -1, तो -1 जिंक के नीचे, तो -1 को लिखा नहीं जाएगा, बट जिंक के ऊपर जो 2 वैलेंसी होती है वो चली जाएगी OH के ब्रैकेट के बाहर। यहाँ पे एल्युमिनियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, दोनों की जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर एल्युमिनियम किससे क्रिया करेगा? इसमें से जो OH निकलेगा उससे। तो इसको मैं थोड़ा अलग बता देता हूं, देखिएगा, एल्युमिनियम 3+ और OH-। अब बताइए इसका सूत्र क्या बनाएंगे? तो Al के नीचे 1 जाएगा, तो नहीं लिखेंगे, और OH के ब्रैकेट में डाल देंगे, और इसके नीचे क्या आएगा? है ना? तो यहाँ जो मेरा सूत्र बनेगा वो बनेगा AlOH का होल थ्राइस। बताइए, क्लियर है चीजें? अब आप यहाँ एक बार चेक करिए कि क्या चीज कम्बड़ है, वो आप इसको बैलेंस कर सकते हो। तो हाइड्रोक्साइड में 3 दिखेगा, H कितना है? 3, O कितना है? 3, तो यहाँ O 3 और 1 मिलके 4 हो रहे है ना? अब यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन 2 है, तो वहां हाइड्रोजन कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। यहाँ एल्युमिनियम 2 हो रहा है, उधर एल्युमिनियम कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। जरा एक काम करके देख लें, पहले एल्युमिनियम क्या हम 2 से गुणा करके देखें, तो 2 से गुणा करने से एल्युमिनियम 2 हुआ, चलो अच्छी बात है। O 3 और 1 ये 4 है, तो यहाँ पर O 3 तो पहले से है, और 3 दूनी 6 ना हो गया। O की 3 से गुणा, तो 3 तो पहले से है, 2 से गुणा तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ कितना है? 1 और ये 3, 4 ही तो है। अब हमको करना कितना है? 6। अब हम हो सकता है गलत कर रहे हो फिर, है ना? तो ये चीज हमने पहले धातु से नहीं करनी है शुरुआत बैलेंस करने की, पहले अधातु से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे अधातु हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन, तो आप पहले ऑक्सीजन से करिए बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 3, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4। अब इसको यहाँ 4 उधर 3, तो एक सम है संख्या, एक विषम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? दूसरे के नीचे ऊपर की जो रहती है उधर 3 वाले से इधर करेंगे, 4 उधर तो 4 से उधर कर देंगे, तो इस तरह से गुणा करेंगे। तो बताओ यहाँ कितने से गुणा होगी? बताओ, यहाँ 1 3 4 हो रहे हैं, और यहाँ मुझे कितना करना है? 4 करना है, और लेकिन हो कितने हैं? 3। अब ऐसा तो नहीं 3 में 1 जोड़ दो 4 हो जाएगा, लेकिन हमें गुणा करनी है, और 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि मुझे 2 से काम करना है, या 3 से काम करना है, या 4 से काम करना है। तो 3 और 1 4, तो यहाँ अगर मैं 4 से गुणा करूं तो कितना होगा? बताओ, देखो 3 और 3 चौक 12, ऑक्सीजन हुआ 12। अब ऑक्सीजन इधर कितना है? 4, है ना? तो अब इधर किससे गुणा कर दी जाए? बताओ, यहां अगर मैं 6 से गुणा करूं, अब हाइड्रोजन भी तो देखना है ना, तो हाइड्रोजन 3 चौक 12, तो 12 हाइड्रोजन बन गए और 12 ही ऑक्सीजन बन गए। अब यहाँ हाइड्रोजन भी 12 करने हैं और ऑक्सीजन भी 12 करने हैं, तो बताओ फिर कैसे करोगे? तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2। अगर मैं इधर 6 से गुणा कर दूं तो 6 दूनी 12 हो गया, 12 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन यहाँ से 6 तो ये मिल गए, और 3 इधर है। अब एक चीज बताओ, 4 एल्युमिनियम है इधर एल्युमिनियम कितने हैं? 2, तो इधर 2 से गुणा कर दो, तो 2 दूना 4 एल्युमिनियम, 4 एल्युमिनियम, 2 3 6 ये, और 6 ये 12 ऑक्सीजन, और यहाँ 2 3 और 3 के चौक 12 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हो गए 3 और 3 चौक 12 हाइड्रोजन, यहाँ 6 दूनी 12 हाइड्रोजन। अब हो गई बैलेंस। ठीक है, तो इस तरीके से जो धातु ऑक्साइड की जल से क्रिया थी वो हमने कंप्लीट कर ली।
आई होप अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हम धातु ऑक्साइड की जल से क्रिया करते हैं और क्रिया करने पर क्या बनता है, मायने ये रखता है। धातु हजारों हो सकते हैं, धातु ऑक्साइड और भी हो सकते हैं। तो इतने एग्जाम्पल हमने समझ लिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे की और बात करते हैं और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है धातु अन्य धातुओं के लवण के साथ क्रिया। मतलब किसी एक धातु की धात्विक लवण से क्रिया किस तरह से करता है और क्या बनाता है। तो इस कंडीशन में भी हम बात करेंगे कि एक धातु है सिंगल और वो एक धातु दूसरे वाले धात्विक लवण से क्रिया करके किस प्रकार से क्या बनाता है, मतलब धातु की लवण से क्रिया। चलिए अगली हेडिंग पे पहुंच रहे हैं हम और वो है कि एक जो धातु है वो अन्य धातु के लवणीय विलयन से किस प्रकार क्रिया करती है। मतलब कि एक धातु की मैं बात कर रहा हूं और वो दूसरे धातु के साथ में जो लवण बना रखा है या लवणीय विलयन बन रखा है, तो उस लवणीय विलयन से कैसे वो क्रिया करेगी, तो उस बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ हेडिंग बना लोगे आप कि एक धातु, मतलब यहाँ सिंगल धातु होगी इसलिए मैं एक धातु लिख रहा हूं। तो एक धातु अन्य धातुओं के लवण, एक धातु अन्य धातुओं के लवण, अन्य धातु किसी के साथ में जल, मतलब एक प्रकार का विलयन होता है, लवणीय विलयन या लवण बोल सकते हो, ठीक है। तो लवण के साथ क्रिया, लवण के साथ क्रिया, ये हमारी क्या है, हेडिंग हो गई। ठीक है, तो देखना है कि ये किस तरीके से यहां पर क्रिया करता है, किस तरीके से इसकी रिएक्शन होती है। तो पहले मैं एग्जांपल करूंगा इसको, उसके बाद में आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से अपने वो रिएक्शन देता है। ठीक, चलो देखेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ मैंने सक्रियता श्रेणी को लिख रखा है, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील है पोटेशियम, उससे कम है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड और उसके बाद आता है हाइड्रोजन, और ये नीचे वाली तो वैसे भी कम क्रियाशील धातु है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा और सबके बच्चों के अंदर ये माइंड में रहना चाहिए कि जो जितनी अधिक ज्यादा क्रियाशील धातु होती है वो अपने से कम क्रियाशील वाले धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती है। और ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में। तो उसमें बताया था वो कौन सी क्रिया होती है, प्रतिस्थापन क्रिया, है ना। तो सेम प्रोसेस वही है। यहाँ पर कोई एक मेटल ऐसा होगा जो अकेला धातु होगा वो अधिक क्रियाशील होगा और जो लवणीय विलयन के साथ होगा वो कम क्रियाशील होगा। तो ज्यादा क्रियाशील वाला धातु क्या करेगा, उसके लवणीय विलयन से कम क्रियाशील वाले धातु को विस्थापित कर देगा और इस प्रकार से एक नया विलयन फिर से पुनः प्राप्त होगा, है ना। तो हम यूं कहेंगे, जैसे यहां से हम उठाते हैं कोई चीज, मान लिया हमने सोडियम ले लिया, ठीक है। इसके बाद कोई अन्य धातु का लवणीय विलयन, और लवणीय विलयन क्या होता है, जिसमें एक धातु होती है और एक जैसे हमारी धातु होती है, दोनों को मिला दे तो ये NaCl बन जाएगा, है ना। ये क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। और इसके नीचे का अगर मैं कॉपर उठा लूं या कैल्शियम उठा लूं, मैग्नीशियम उठा लूं, एल्युमिनियम उठा लूं, कोई भी उठा लूं और इनका लवणीय विलयन ले लूं, मतलब ऊपर की क्रियाशील धातु में से नीचे का कोई भी लवणीय विलयन के रूप में लेना पड़ेगा धातु को। तो मैं यहाँ सोडियम लिख दिया और सोडियम के साथ में मान लिया मैं जिंक ले लिया, क्या ले लिया हूँ, जिंक क्लोराइड का सूत्र ही बनेगा। अब ये जब इससे क्रिया करेगा और हम लोग को पता है कि ये जिंक से सोडियम क्या है, ज्यादा क्रियाशील है। आप देख पा रहे होगे सक्रियता श्रेणी में ऊपर लिखा है और उस सोडियम के बाद ही तो जिंक आया है नीचे। तो जो यहां से हाइड्रोजन से ऊपर के लिए क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, बढ़ता है, और यहाँ पे देखेंगे नीचे को जब चलेंगे ऊपर से तो क्रियाशीलता का क्रम घटता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो हमारे पास सोडियम है इसकी क्रियाशीलता अधिक है किससे, जिंक से। तो यहाँ क्या करेगा, सोडियम जिंक को उसके लवणीय विलयन से हटा देगा और जब हटाएगा
तो क्या प्राप्त होगा, देखिए इसको हटा देगा और हटाने से यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक अलग हो जाएगा और NaCl हो जाएगा। अब NaCl ऐसे नहीं लिख देंगे, कुछ तो बच्चे ऐसे करेंगे कि NaCl2 लिख दिया, कहेंगे सर यहाँ Cl2 बचा था, यहाँ N बचा था तो लिख तो दिया NaCl2। तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। हमको क्या करना है, हमें अपना नया वाला फार्मूला यूज करना है। क्या नया फार्मूला बनेगा, सोडियम की क्रिया आपकी किससे हो रही है, क्लोरीन से, तो +1 -1, इसकी यहाँ तो यहाँ बनेगा NaCl ना कि Cl2। ठीक है, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि जो बचा वो लिख दो उधर बन गया, नहीं, हमने सब वैलेंसी लिखा रखी है, आप उसके अनुसार नया अपना फार्मूला बनाइए। तो यहाँ बनेगा क्या चीज, NaCl। अब जैसे ही आपके पास NaCl आया, अब हम देखेंगे क्या कि आपके पास बैलेंस है ये समीकरण या नहीं है, तो बोलेंगे सर जी नहीं है, क्योंकि उधर Cl1 है इधर Cl2 है। तो सबसे पहले धातु को बैलेंस करने को मैं कहूंगा, तो Cl कितना है, धातु है ना ये, 1 है उधर, इधर कितना है 2, आप इधर दूसरी का गुणा करके Cl2 तो हुआ, लेकिन साथ में Na भी 2 हो गया, तो इसका मतलब आप Na से कि आगे 2 से गुणा कर दीजिए। तो इस तरीके से ये हमारी कंप्लीट हुई। तो मैं अब कुछ और एग्जांपल आपको देता हूं, तो इस तरीके से आप क्या समझ पाए कि जब कोई एक धातु है और वो कोई धातु ऐसी है जो दूसरी धातु जो लवड़ बना रखी है, उस धातु लवड़ से जब क्रिया करता है, धातु लवड़ वाले विलयन से क्रिया करती है, तो वो धातु कैसी होनी चाहिए, पहली चीज तो अधिक ज्यादा क्रियाशील होनी चाहिए। जब कोई एक धातु अन्य धातु लवड़ीय विलयन से क्रिया करती है, तो वो एक धातु जो होती है वो अन्य धातु को या अन्य जो लवड़ीय विलयन है उसमें से उस धातु को विस्थापित कर देती है। क्या बनाती है, तो वो दूसरे धातु का विलयन बनाती है, और जो पहले वाली जो जिंक या फिर जिसके लवड़ीय विलयन वाली जो धातु होती है वो उसमें से निकल जाती है, बाहर हो जाती है। यही तो होगा। तो क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे इसके उसमें, तो लिखोगे थोड़ी सी थ्योरी लिख दीजिए कि जब ज्यादा अभिक्रियाशील धातु, जब ज्यादा अभिक्रियाशील धातु उससे कम अभिक्रियाशील धातु के लवड़ीय उससे कम क्रियाशील धातु के लवड़ीय विलयन से अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया करता है तो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को ज्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवड़ीय विलयन से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। ठीक है, उसके लवड़ीय विलयन से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। तो इसके मैं और एग्जांपल एक दो आपको दे दूं, देखिएगा। कैल्शियम प्लस कैल्शियम सल्फेट, तो
इसको हम लिख लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट कर देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कैल्शियम ज्यादा क्रियाशील है मैग्नीशियम से, तो कैल्शियम मैग्नीशियम को विस्थापित कर देगा और इस तरह से क्या बनेगा, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट बनेगा और मैग्नीशियम हो जाएगा अलग, ठीक है। अगला एग्जाम्पल और एक देखेंगे। मान लिया अब हमने यहाँ पर मैग्नीशियम को ले लिया और उससे कम क्रियाशील वाली धातु हमारे पास कौन है, मान लिया जिंक है, और जिंक क्लोराइड को ले लिया। जब ये आपस में क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम जिंक से अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या करेगा, इस जिंक को उसके लवणीय विलयन से हटा देगा और हटाने से क्या बनाएगा, अपना खुद का मैग्नीशियम क्लोराइड का एक लवणीय विलयन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा MgCl2 और जिंक हो गया अलग, है ना। तो इस प्रकार से जो हमारी धातु थी एक और जो अन्य धात्विक लवणीय विलयन से जब क्रिया करती है तो क्या करती है, उसके जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील वाली धातु को उसके लवणीय विलयन से उसको विस्थापित कर देती है और एक अपना खुद का एक नया विलयन का निर्माण कर देती है, ठीक है। आई होप आज की क्लास को अच्छे से समझा सभी बच्चों ने। तो आज की क्लास की हम समाप्ति की यहीं कर देते हैं और इसके बाद जो अगली वीडियो में हम बात करेंगे वो इससे अगले टॉपिक पे बात होगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए